Welcome back to another lecture session, everyone. Today we'll be discussing about five kingdom classification system. तो चलिए शुरू करते हैं. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है बेसिकली कैरेक्टराइजेशन है, कैटेगराइजेशन है. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस बेसिस पे उनको अलग अलग कैटेगरी में रखना. ठीक है, क्योंकि हर एक अपना सेपरेट स्ट्रक्चर, शेप, साइज, हैबिट ऐसा दिखाता है. ओके, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के हिसाब से ऐसा दावा किया जाता है कि जो जेनेटिक मेकअप है, यानी कि जो जीनोम या डीएनए कंटेंट में इंफॉर्मेशन रखी हुई है, उससे एक्यूरेट क्लासिफिकेशन हो सकता है. ठीक है, जिससे हमें पता भी चलेगा कि उनके एंसेस्टर्स कौन थे, वो कौन से एंसेस्टर से डेवलप हो होकर आज इस स्ट्रक्चर में या इस फॉर्म में आज अर्थ में प्रेजेंट है. ओके, तो उनका डीएनए कंटेंट बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सबूत है. ठीक है, एविडेंस है जिस बेसिस पे हम कैटेगराइजेशन इजीली कर सकते हैं. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है रॉबर्ट विटेकर ने दिया था 1969 में, और उन्होंने कार्लस लिनेयस के बचे हुए वर्क, यानी कि जो उन्होंने पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम दी थी, उस स्टडी पे बेस्ड अपना काम रॉबर्ट विटेकर ने रखा था. ओके, तो प्रायर इंफॉर्मेशन जो था उन्होंने कार्लस लिनेयस से ली और उन्होंने उस बेसिस पे अपना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रखा. उसमें और भी चीजें ऐड की और रखी. तो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए क्राइटेरिया यूज होता है वो है सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स. ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ था. तो मेजरली किंगडम को एनिमैलिया, प्लांटे, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा इस तरह से देखा जाता है. पर हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पहला जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म है वो है किंगडम, जो बिलोंग करता है वो किंगडम मोनेरा में बिलोंग करता है, जो कि बैक्टीरियाज है मोस्टली. ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड नंबर पे प्रोटिस्टा, फिर आता है फंजाई, देन और कॉम्प्लेक्स, देन एनिमेलिया और ज्यादा कॉम्प्लेक्स. तो इस तरह से नंबर वन मोनेरा, सिंपलर, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया. सो एनिमेलिया इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स. चलिए, तो ये एक बहुत ही सुंदर फ्लो चार्ट है जिससे हमें आइडिया होता है कि किस तरह से जो है ये रिलेशनशिप होंगे, किस तरह से क्लासिफिकेशन को रखा गया है. तो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ओके, फंजाई को प्लांटी और एनिमेलिया के बीच में रखा गया क्योंकि फंजाई में पिगमेंट्स नहीं है, फंजाई मूवमेंट नहीं कर सकता और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, तो उसको प्लांट की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता. एनिमल की भी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो एनिमल के जैसे बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाता. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. पहला है किंगडम मोनेरा. सो ये जनरली प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि न्यूक्लियोइड है. बाकी ऑर्गेनेल्स नहीं है इसके पास, जो कि हाई यूकैरियोटिक बॉडीज या सेल्स में होने चाहिए. ठीक है, इसके पास पॉलीसैकेराइड कंपोनेंट से, कंपाउंड से बना हुआ सेल वॉल है, यानी कि सेलुलोज नहीं है, एक शुगर से बना हुआ उसके पास वॉल है. रिप्रोडक्शन वो असेक्सुअली और बाइनरी फ्यूजन तरीके से करते हैं. एग्जाम्पल है आर्किया एंड बैक्टीरिया. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है बैक्टीरिया के, आप देख सकते हैं. ओके, स्टेफाइलोकोकस एंड माइकोबैक्टीरियम. प्रोटिस्टा नेक्स्ट किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, और ये यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं. इनमें जो एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है. मस्कीटो की बॉडी में, मस्कीटो के सेलिवरी ग्लैंड में रहता है प्लाज्मोडियम. तो जब भी मस्कीटो हमें बाइट करता है तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्लाज्मोडियम चला जाता है और हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है. तो सबसे पहले प्लाज्मोडियम लीवर में जाता है और लीवर में जाके अच्छे से खाता पीता है, अपने नंबर बढ़ाता है, फिर पूरे ब्लड स्ट्रीम में फिर से घूमता है और हमें बीमार कर देता है. ओके, कुछ एग्जाम्पल है अमीबा और यूग्लिना.
ओके, तो कुछ प्रोटिस्ट के ग्रुप में प्रोटोजोआंस को भी कंसिडर किया गया है और कहा गया है कि वो थोड़े से एनिमल्स के साथ भी मैच होते हैं। प्रोटिस्टा कुछ कहते हैं कि प्लांट्स के साथ भी मैच होते हैं, इसलिए प्रोटिस्टा में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। उनमें जो ग्रुप्स, जो ऑर्गेनिजम्स देखे जाते हैं, उनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कुछ प्लांट से भी मैच होते हैं, कुछ एनिमल से भी, इसलिए उसको एक सेपरेट ग्रुप में रख दिया गया, उसका नाम रखा गया प्रोटिस्टा। ओके, और ये टर्म आता है प्रोटेस्ट से। प्रोटिस्टा जो वर्ड है वो आता है प्रोटेस्ट से, यानी प्रोटेस्ट मतलब वो इस कैटेगरी में भी नहीं है, इस कैटेगरी में भी नहीं है, तो उसके लिए एक सेपरेट किंगडम बना दिया गया, नाम है प्रोटिस्टा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं यूग्लिना का, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है यूग्लिना, डायग्राम देख सकते हैं आप, और डायटम्स। नेक्स्ट हमारा जो किंगडम है, किंगडम फंजाई। फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं, ओके, डोमिनेंटली यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, पर कुछ यूनिसेलुलर फंजाई भी हमारे पास एग्जाम्पल है। मशरूम, मोल्ड जो है ये मल्टीसेलुलर फंजाई के एग्जाम्पल है, और यूनिसेलुलर फंजाई में आता है ईस्ट, जिसको आप सैकेरोमाइसिस सेरेविसी कहते हैं। ऑल फंजाई हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। सो सेल वॉल फंजाई में होता है, जो कि सेलुलोज से नहीं बनता, काइटिन से बनता है। काइटिन भी कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है, लेकिन सेलुलोज नहीं है। सेलुलोज जो है वो प्लांट के सेल वॉल का कंपोनेंट है, काइटिन फंजाई का सेल वॉल है। फंजाई नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, और इनका जो बेसिक यूनिट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है बेसिक यूनिट, उसको हम हाइफी कहते हैं। ओके, बेसिक सेल, एक सेल, एक यूनिट को आप क्या कहेंगे, हाइफी। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, ओके, उनके लाइफ के लिए, जीने के लिए उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए होता है, जैसे कि कार्बन एंड नाइट्रोजन। डिकम्पोजर्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स जिसको आप कह रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी डेड एंड डिकेड मैटर पे ग्रो होकर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगे। पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। जो कार्बन इन्होंने गेन किया है एब्जॉर्प्शन करने के बाद, खाने के बाद, ठीक है, उसको वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, पर प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, प्लांट्स इसको स्टार्च के फॉर्म में सेव करते हैं। तो इसलिए जिनको भी कंफ्यूजन है कि फंजाई प्लांट्स है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक क्लैरिफिकेशन है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करना एक एनिमल जैसा कैरेक्टर है, ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग्स भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बन को स्टोर करते हैं, शुगर को, और फंजाई भी वैसे ही करता है। ओके, और पर हम हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हम न्यूट्रिएंट डिराइव नहीं करते किसी बॉडी को के ऊपर, या फिर हम डिकम्पोजर नहीं है, हम सैप्रोफाइट नहीं है, ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि तो फंजाई एनिमल्स में बिलोंग करना चाहिए। तो स्टार्च स्टोर करता है प्लांट, ग्लाइकोजन स्टोर करता है फंजाई। फंजाई सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, असेक्सुअली भी, और स्पर्म फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन से भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है पेनिसिलियम का, वो फंगस जिससे पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक जो है वो डिराइव किया गया था। तो यहाँ आप कुछ डायग्राम्स देख सकते हैं, फंजाई के कुछ इमेजेस देख सकते हैं। ओके, तो फंजाई काफी डेडलीस्ट भी होते हैं। ओके, अमेनिटा नाम का एक फंजाई है, ओके, तो वो डेडलीस्ट फंजाई है, अगर वो कोई एनिमल जो जनरली खाते नहीं है, जो जितना वाइब्रेंट और कलरफुल होता है, जनरली ऐसा माना जाता है कि वो उतना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। दिखने में बहुत ही सुंदर होगा फंजाई, पर वो बहुत हार्मफुल हो सकता है। कोई कोई फंजाई टच करने पर भी ऐसे कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगे जिससे आपके बॉडी में रैशेस हो सकते हैं, पेन हो सकता है, स्वेलिंग्स हो सकती है। तो फंजाई से थोड़ा दूर रहना चाहिए, जब तक उनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं पता तब तक फंजाई से दूर रहना चाहिए। उनके स्पोर्स से भी तकलीफ हो सकती है, ब्लैक कलर का सूट के जैसे ऐसे हवा में उड़ते हैं उनके स्पोर्स, उससे भी तकलीफ होती है, तो हमें केयरफुल रहना होता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा किंगडम, अब हम और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम प्लांटे, और यहाँ पे बेसिकली यूकैरियोटिक बॉडी है, मल्टी सेलुलर बॉडी है, ठीक है, तो हम इतने कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आ गए हैं। अब हमारे पास यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डोमिनेंटली प्रेजेंट है। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, फंजाई में सेल वॉल वाज मेड अप ऑफ काइटिन। सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू ट्रू प्लांट टिश्यू, तो यहाँ पे बहुत ही डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन है सेल बॉडी का, जो आप एनाटॉमी में डिटेल में पढ़ते हैं।
ठीक है, सेल्स किस तरह से प्लांट बॉडी में अरेंज होते हैं। प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कैरी करते हैं सच एज क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं। प्लांट्स मोटाइल नहीं होते, मूवमेंट नहीं कर सकते, है ना, रूट्स के सहारे एक जगह पे फिक्स रहते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ये तो काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्लांट्स अंडरगो बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है, प्लांट पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, पॉलिनेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी यहाँ होता है, मदर बॉडी का ही कोई पार्ट नया बॉडी बनाएगा। प्लांट स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, हमने डिस्कस किया था। एग्जाम्पल्स में मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो प्लांट्स में फर्दर और डिटेल में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं प्लांट्स की कितनी डाइवर्सिटी है, जिसमें आप जिम्नोस्पर्म के ज़्यादा यहाँ पे डायग्राम्स देख रहे हो। ओके, ये सारे जिम्नोस्पर्म, साइकस, पाइनस के प्लांट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास किंगडम आता है हाईली कॉम्प्लेक्स एडवांस कैटेगरी, दैट इज फॉर एनिमल। सो किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो अब आपको ये टर्म्स के बारे में पता है, थोड़ा सा पॉज करके समझ लीजिए कि तीनों वर्ड का मतलब क्या है। ओके, दे लैक सेल वॉल, ये सबको पता है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता। दे इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ऑब्वियसली they are consumers, animals are consumer, they will depend on producers. They digest their food in an internal cavity, store food reserve as glycogen और fat। थोड़ी देर पहले ही बताया था, फंजाई भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर करता है और एनिमल्स भी, यानी कि हम ह्यूमन भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही फूड को स्टोर करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक, यानी कि पूरा का पूरा फूड एनगल्फ करना और उसको डाइजेस्ट करना। इंजेशन ऑफ फूड जिसको हम कहते हैं। They follow a definite growth pattern and grow into adults and have a definite shape, size. Yes, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है ना, एक पैटर्न होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एनिमल्स में। हायर फॉर्म शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। तो आप लोगों ने 11th-12th में कहीं पे ब्रेन के बारे में पढ़ा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का कोई चैप्टर था, वहां पे आप लोगों ने इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा कि कितना ज्यादा ह्यूमन सेंसिटिव होता है या एनिमल्स कितने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बारे में सब कुछ पता होता है, चाहे वो टेम्परेचर हो, टच हो, है ना, किसी भी तरह, लाइट हो, डार्क हो, किसी भी तरह का सेंसेशन उनको पता चल जाता है। तो ये हाईली एडवांस फॉर्म है, इसलिए इसको किंगडम एनिमेलिया सबसे टॉप में रखा गया। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। हाँ, डोमिनेंटली लोकोमोशन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, सबके पास लिम्स हैं, पैर हैं, हाथ हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल तो देख ही सकते हैं, आपके घर के आसपास ही देख सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स। ओके, सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम करने से क्या फायदा हुआ, हम क्यों पढ़ रहे हैं इतने देर से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसका क्या फायदा है। तो ऐसा कहा गया कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को ध्यान में रखा गया, सेल कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखा गया, ये एक फायदा है, ठीक है। सबको एक साथ नहीं रखा गया, देखा गया कि कौन ज्यादा सिंपलर है, कौन कॉम्प्लेक्स है। बॉडी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, उसको भी ध्यान में रखा गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ध्यान में रखा गया, जैसे कि बहुत ज्यादा डाइवर्स है, प्लांट्स जो है फोटो ऑटोट्रॉफी कर रहे हैं, फंजाई हेट्रोट्रॉफी कर रहे हैं, है ना, और एनिमेलिया जो है इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफी कर रहे हैं। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं और आपको समझ में आ गया होगा। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, वाइल इंजेशन हेट्रोट्रॉपी इज नोन एज होलोजोइक, हमने डिस्कस किया है। ओके, चलिए, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉपी जो है वो फंगस में देखा गया था, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल लाइक प्रोड्यूसर्स प्लांटे एंड डिकम्पोजर्स फंजाई एंड कंज्यूमर्स एनिमेलिया, ये सब इकोलॉजी यानी कि नेचर को अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। कोई तो खाना बनाने वाला चाहिए, बना रहे हैं तो वेस्ट हो जाएगा, कोई खाने वाला चाहिए, खा के अपनी जिंदगी पूरी कर लेने के बाद मर गया
तो उसको डिकम्पोज करने वाला भी कोई होना चाहिए, तो नेचर में बैलेंस बनेगा ना। अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हुए तो बनते ही रहेगा खाना, खाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स हुए तो बनाने वाला कोई नहीं है, वहाँ पे भी खतरा है, ठीक है, सिचुएशन डिसबैलेंस हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा डिकम्पोजर्स है तो डिकम्पोजर्स मार डालेंगे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही मार डालेंगे। तो ऐसा इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल बैलेंस होता है प्रॉपरली अगर प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डिकम्पोजर्स हैं। और मेरिट्स ऐसा भी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को ध्यान में रखा गया, एंसेस्टर्स को देखा गया, चेक किया गया कि ये कहाँ से आए हैं, है ना, ये किसके डिसेंडेंट्स हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे डीमेरिट्स। डीमेरिट्स के बारे में अगर हम देखें तो कुछ लोगों को उस समय, कुछ साइंटिस्ट जो रिसर्चर्स थे उनको इसमें कुछ कमी लगी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो हम देखते हैं क्या क्या कमी है। किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है काफी डाइवर्स ग्रुप है, हमने देखा था। कुछ कैरेक्टर्स एनिमल्स के साथ मैच हो रहे, कुछ प्लांट के साथ मैच हो रहे, यानी कि कुछ फोटोसिंथेटिक है, कुछ हेटेरोट्रॉपिक है। ओके, किसी के पास सेल वॉल है तो किसी के पास नहीं है, पर सब एक ही कैटेगरी में डाल दिया है, ये गलत बात हो गई। यूनिसेलुलर green algae like volvox and chlamydomonas have not been included under protista because their resemblance to other green algae, ठीक है। तो वो इस ग्रुप में आना चाहिए था, प्रोटिस्टा में आना चाहिए था, उनके कैरेक्टर्स इधर ज्यादा सही लग रहे थे, पर उनको एल्गी में थैलोफाइटा में डाल दिया गया। Slime molds differ totally from other members of Protista in general organization. ओके, तो कुछ कुछ इस तरह से कैरेक्टर्स मैच नहीं हो रहे थे, फिर भी उस कैटेगरी में घुसा के उसको रखा गया था। वायरसेस हैव नॉट बीन गिवन प्रॉपर प्लेसेस इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि हमने कंप्लीटली अलग कैटेगरी में पढ़ा माइक्रोब्स की, ठीक है। वायरसेस को आर.एच. व्हिटेकर ने कंसिडर ही नहीं किया है अपने सिस्टम में, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मल्टीसेलुलर लाइन्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोटिस्टियंस सेवरल टाइम्स। तो मल्टीसेलुलर लाइंस जो है वो हमेशा देखा गया है, मतलब ज्यादातर देखा गया है कि मल्टीसेलुलर बॉडी जो है प्रोटिस्टा से ही बन के ऊपर की तरफ आई है। ओके, क्योंकि आपने देखा है प्रोटिस्टा के बाद फंजाई और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही जाती है। तो ये सारी बातें थी हमने जो की आज। ओके, ये एनसीईआरटी से लिया गया एक इमेज है, तो काफी इजीली तरीके से यहाँ पे बताया गया है, एक टेबुलर फॉर्म में। हमेशा ऐसे टेबुलर फॉर्म में अगर आप चीजें कंसिडर करके पढ़ते हो, कैटेगराइजेशन करके पढ़ते हो, तो वो आसानी होती है पढ़ने में भी, इसलिए आपको ये दिया गया है। होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो काफी आसान था, ठीक है। एग्जाम्पल्स और हर एक का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो माइक्रोब्स पार्ट था, पार्ट 1, पार्ट 2 और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 3 पार्ट में डिवाइड होकर ये पूरा एक चैप्टर कवर होता है, ठीक है। सो आई होप ये आप लोगों के लिए रिटर्न टेस्ट, रिटर्न एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।